kilowatt of power, 2 kilowatt power. How much water will be pumped lift every minute to a height of 10 meters? बहुत इजी है. पावर आपको दिया है, अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हाउ मच वाटर विल बी पम्प एंड दे हैव ऑल्सो गिवन द हाइट. So how we are supposed to do that? What is the formula of power? Power is equal to work upon time. You are given with 2 kilowatt hour, right? तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम. तो फॉर एवरी मिनट, एक मिनट मतलब कितना होता है? 60 सेकेंड्स. लाइक 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. तो यहाँ पे टाइम आप कैसे आवर के हिसाब से अगर जाना है आपको, तो आप कैसे करोगे? है ना, बहुत इजी है ये. देखो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे किस तरीके से किया जाता है. फॉर एवरी मिनट दैट आई एम टॉकिंग, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम अपने को करना है. Work done which is stored in the water, that is there in the form of energy, right? So that is why, so it will be mgh. So work done will be equal to, work done is equal to potential energy which is equal to mgh, right? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स mgh अगर अपने को कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए अपने पास कुछ भी नहीं है, तो इनिशियली हम लोग इसके थ्रू ही जाएंगे. पावर कितना था? 2 किलोवाट आवर. तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करो. किलोवाट है ना, तो उसको वाट्स करना है. 2 इंटू 1000 किया. टाइम मैंने 60 सेकेंड्स लिया है, तो इट विल बी 12, 1, 2, 3, 4, राइट? तो दिस इज 1,20,000 जूल्स. दैट मच वर्क डन इज देयर. तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू mgh. तो योर mgh इज इक्वल टू 1,20,000. तो m इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाय g इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 9.8. और हाइट कितना हो जाएगा? 10, बिकॉज 10 मीटर वो लोग ने दी है. कैलकुलेट दिस, यू विल गेट 1224.5 kg. So they were asking how much kg of water is lifted or pumped every minute to a height of 10 meters. So 1224.5 kg of water is pumped or lifted every minute. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम केयरफुली आप समझो कि इधर दिया क्या है. इधर क्या दिया था? वर्क डन कैलकुलेट करना है पंप से, है ना. पंप से पानी को लिफ्ट करना है. तो पानी स्टोर है किधर? तो अगर वो पानी स्टोर है तो काम करने के लिए कौन सा एनर्जी लगेगा? पोटेंशियल एनर्जी. तो दैट इज व्हाई आई हैव अप्लाइड द पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला mgh. तो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड सॉल्व अकॉर्डिंगली. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. 1200 वैट्स का इलेक्ट्रिक आयन है विच इज़ यूज डेली फॉर 30 मिनट्स. तो दे आर आस्किंग हाउ मच टोटल एनर्जी इज कंज्यूम इन द मंथ ऑफ अप्रैल. अभी आप मेरे को बताओ अप्रैल मंथ कितना डेज का रहता है? 30 डेज का रहता है. ठीक है, तो ये चीज़ पहले समझना है अपने को. एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द एनर्जी डन. फॉर्मूला पावर इनटू टाइम. तो योर एनर्जी डन इज इक्वल टू पावर कितना दिया है? 1200 इंटू 30. और टाइम कितना रहेगा? 60 इंटू 30. 60 सेकेंड्स के हिसाब से हम लोग को जाना है, बराबर ना. तो देखो अभी ये कैसे किया करने का है. एनर्जी डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. तो पावर कितना दिया है क्वेश्चन में? देखो फटाक से 1200 वैट्स दिया है और 30 मिनट्स दिया है. तो मिनट्स को अपने को क्या करना है? आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो सेकेंड्स में करना पड़ेगा. तो 30 को 60 से मल्टीप्लाई करना है और अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट विथ 30 बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग फॉर अप्रैल मंथ. सी पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, बट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. पावर इज 1200, राइट. देन 60 मिनट्स है, 30 मिनट्स है, उसको 60 से मल्टीप्लाई किया और 30 डेज ऑफ अप्रैल. तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो
तो आपको यू विल गेट सम काइंड ऑफ आंसर विच शुड बी देयर इन joules. So you just calculate that quickly. You should get 64.8 into 10 raised to 6 joules. And we know students that energy is always measured in terms of units. तो हम लोग यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच? 3.6 into 10 raised to 6 जूल. ठीक है, तो इस हिसाब से अपने को कितना आया? 64.8. तो वी हैव टू डिवाइड दैट, राइट? डिवाइड 64/8 by 3.6. तो यू विल गेट ऑब्वियसली 18 यूनिट्स. तो 18 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर. You have to divide 64.8 divided by 3.6. तो रफली आपको 18 यूनिट्स कुछ तो आ जाएगा. Okay, so we are moving ahead. The third question, that is a third question, I guess you will do that, right? So it is very easy. Then the fourth question, they are asking the velocity of car is increasing from 54 to 72 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड करना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18. देन दे आर आस्किंग हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास इज गिवन. वर्क डन आपको दिया पूछा है, मास आपको दिया हुआ है, लेकिन इनिशियली आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे. ठीक है, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मतलब क्या है? एनर्जी निकालना है आपको. तो कौन सा एनर्जी आएगा यहाँ पे? ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी विल कम इनटू फोकस. देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई कैन से. You have to understand the problem, students. Go through it, read once, twice, thrice, then you will able to solve it एकदम करेक्टली. एकदम से फटाक से आपको कोई भी चीज़ आने वाला नहीं है. ठीक है, और कोई भी चीज़ आपको अगर तुरंत आने लग गया तो फिर वेरी गुड. तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आपको 2 वेलोसिटीज़ दिया हुआ है, तो आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैंने बोला कि कन्वर्जन फैक्टर क्या है. यस, दिस इज 72 किलोमीटर पर आवर. तो 72 को आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर. तो 54 इंटू 5/18, so this is 15 meter per second. So 2 velocities are given to you, right students? Then mass is given 1500 kg. They are asking work done क्या रहेगा. तो यहाँ पे work done मैंने बोला वर्क अगर निकालना है तो it should be connected to energy. So that will be equal to kinetic energy of the car. तो kinetic energy is half mv square. We have 2 velocities, so that will be half m आपका v square minus u square. बराबर है. तो मास कितना है? 1500. 20 square minus 15 square. 20 square is how much? 400. 15 square कितना है? 1. कितना है 15 square? आपको 1 to 20 तक आना ही चाहिए स्क्वायर्स. 225, दैट इज 15 स्क्वायर, राइट? तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे 400 माइनस 225, दैट मल्टीप्लाई बाय 1500 एंड इनटू हाफ, you will get whatever answer 131250 joules. That is the correct answer. 131250 joules. इसको आप रिड्यूस करो, ये हो जाएगा 750 और इसका डिफरेंस निकालो. दिस इज 400 माइनस 225. ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आई होप यू कैन वेरी वेल डू दैट.
and it is my request to you that you should know tables from 1 to 20 and squares from 1 to 20 again, because you are right now in 9th standard. So if the 9th standard concepts are clear, then 10th will be a cupcake for you. So the last problem, we are there on the last problem. What they are asking, Ravi has applied some kind of force which is 10 newtons, and he has moved a book of 30 सेंटीमीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. मतलब उसने फोर्स अप्लाई कर दिया 10 न्यूटन का, और उसने एक बुक था उसको मूव कर दिया 30 सेंटीमीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो दे आर आस्किंग हाउ मच वाज द वर्क डन. तो यहाँ पे हम लोग वर्क डन, अभी देखो यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. फोर्स के डायरेक्शन में कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव किया है. मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ पे डायरेक्शन की बात आती है, फोर्स रहता है, फिर उसका ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन रहता है, तो वहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, एफ एस वाला, जहाँ पे एंगल भी इन्वॉल्व रहता है. ठीक है, लेकिन एंगल यहाँ पे दिया नहीं है, तो योर थीटा विल बी 0. द सेम ओल्ड फॉर्मूला आई एम राइटिंग हियर, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज 0. फोर्स इज गिवन टू यू विच इज 10 न्यूटन, और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है 30 सेंटीमीटर. यू हैव टू कन्वर्ट दैट 30 सेंटीमीटर इनटू मीटर्स. तो 30 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा. ठीक है, तो आपका आंसर 10 इंटू 0.03. ठीक है, और cos 0, थीटा इज 0 स्टूडेंट्स, थीटा इज 0, cos 0 क्या रहता है 1. तो आप देखो 3 joules will be the correct answer for this problem. Very simple. Just understand the written part, what is the problem all about, and accordingly apply the formulas. Okay students, so we are packing here, and you just go through this chapter once again, and I'm always there to answer your doubts. As I always say you that you can post me your doubts anytime, right? See you, good day. Yes, we are started with the exercise of this chapter, work and energy. We have covered few problems, right? And last the problem where we the last problem which we covered, which was the your question number, I guess, let me just check students, it is from your exercise only. Yes, fifth part का last question, Ravi applied a force of 10 newtons वाला. ठीक है, तो we have done all the 5 problems, and I hope you are going to practice more, so that the kind of formulas which we are supposed to use, that will be clearer. And अगर आपको याद रहेगा, मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन हम लोग लेटर ऑन करेंगे. तो दैट क्वेश्चन इज योर yes, it is very first question number 1 का third one. See students, यहाँ पे लोग ने क्या बोला है, you have to prove that kinetic energy of a freely falling object, kinetic energy of a freely falling object on reaching the ground is nothing but the transformation of its initial potential energy. मतलब जो freely falling object का kinetic energy रहेगा वो क्या रहेगा, it is altogether connected to the initial potential energy, right? तो हम लोग देखते हैं ये कैसे करना है, because they have asked you to prove that. तो अभी यहाँ पे we are supposed to take some cases. जैसे हम लोग जब भी we were studying the theory part, right? In the theory part there were some derivations, there were some concepts wherein we have to take the cases and move ahead. It was connected to work done and it was connected to the energy. राइट स्टूडेंट्स, तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा. तो अभी देखो, फॉर डूइंग दिस डेरिवेशन स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ सर्टन डायग्राम. तो यहाँ पे देखो, अभी जैसे मैंने आपको जो सॉल्ट डेरिवेशन था वहाँ पे भी 3 पॉइंट्स थे फ्री फॉल का. ठीक है, तो ये है आपका A, दिस इज योर B एंड दिस इज योर C. 3 पॉइंट्स आर देयर. इन देयर यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी इज 0, योर इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. यहाँ पे इट इज v1 एंड यहाँ पे इट इज
v, राइट. देन द डिस्टेंस वी हैव टू टेक द डिस्टेंस. तो a से लेके b तक डिस्टेंस है x. उसके नीचे जो डिस्टेंस है दैट इज h माइनस x. ठीक है. उसके बाद में टोटल हाइट आपको दिखाना है. टोटल हाइट कितना है? टोटल हाइट इज h, राइट. तो if we are considering the kinetic energy at point A, kinetic energy at point A will be is equal to 0. Why? Because your energy, potential energy which is mgh, ठीक है, वो ही 0 है. तो दैट इज वाई काइनेटिक एनर्जी इज 0. उसके बाद में पॉइंट बी में 3 अलग अलग टाइप के एनर्जी है. तो ये आपको प्रूव करना है. तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले तो लिखो let the object be at point A, that is it is at the height h from the surface of earth. This is the surface of earth, so it is, this point is there at the height h, right, as shown in the figure. I have drawn the figure for you. तो अभी पॉइंट A के बारे में हम लोग लिख रहे हैं at point A. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी. तो यू हैव टू राइट ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी. ठीक है, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी. इसका मतलब क्या है? उसका जो u है दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 0. तो अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है? हाफ इंटू वी स्क्वायर. अभी आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फिर ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. फिर आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. दैट विल बी सेम. वो ना 0 होगा ना कुछ भी होगा. तो दैट इज वाई इनिशियली एट पॉइंट A योर काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh. तो यू हैव टू मार्क इट एज इक्वेशन 1. ये हो गया आपका पहला केस. अभी सेकेंड केस एट पॉइंट B. ये जो प्रूव दैट पूछा गया है, दिस प्रूव दैट कैन बी आस्क्ड फॉर यू इन द एग्जामिनेशन फॉर 3 marks. तो यू हैव टू ड्रॉ अ प्रॉपर डायग्राम एंड शो द डेरिवेशन इन अ प्रॉपर वे, राइट. अदरवाइज विल डेफिनेटली लूज द मार्क्स. सो केयरफुली पे अटेंशन व्हाट एवर आई एम टेलिंग. यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज vv. At this point the velocity is vv and object is falling from a distance x. तो distance is equal to x. तो यहाँ पे we are supposed to use the third law of motion, Newton's third law of motion. तो using your third law, what is the equation? v square minus u square is equal to 2as. Correct. तो here in we know that initial velocity is 0. तो your v square becomes is equal to 2gx. 2gx क्योंकि acceleration क्या रहेगा? It will be equal to g, which is acceleration due to gravity. Then your s is the displacement. What is the displacement which is happening from A to B, which is x. Distance displacement is one and the same. ठीक है. तो इस तरीके से आपका ये इक्वेशन हो जाएगा. तो अभी we have got the velocity. तो now what will be the kinetic energy, students? You have to just formula put this value in the kinetic energy formula. So what will be that? It will be mgx. ठीक है. जब आप फॉर्मूला में पुट इन करोगे ये वैल्यू m, हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर. तो v स्क्वायर की जगह पे आप ये डालोगे तो फाइनल आपको क्या आ जाएगा? mgx. और आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी विल बी, इट इज mgh है. ठीक है. तो h के जगह पे आप क्या लिखोगे? इट इज h माइनस एक्स. ठीक है. h माइनस एक्स. तो दिस इज mg. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये दो हम लोग केसेस देखे एट पॉइंट A एंड पॉइंट B. तो आप यू कैन जस्ट नोट इट डाउन and we are moving ahead with the third case. Third case क्या रहेगा? The point which is there at the earth, मतलब आपका C point रहेगा. ठीक है. तो उसके बाद अभी देखो पॉइंट C में क्या हो रहा है? वेलोसिटी, आई एम जस्ट रबिंग आउट. पॉइंट C में आपका वेलोसिटी क्या रहेगा स्टूडेंट्स? इट विल बी vc
एंड ऑब्वियसली व्हाट इज द डिस्टेंस विच इज कवर्ड, यू कैन सी इन द डायग्राम, डिस्टेंस क्या है, h है. तो आप अगेन यू आर गोइंग टू यूज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. यहाँ पे आप वैल्यूज डालोगे vc स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, इनिशियल आपका जो है वो 0 है u, और 2as के जगह पे क्या लिखोगे 2gh, क्योंकि s जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो अभी टोटल हाइट हो गया. इनिशियल आपका पॉइंट b के टाइम पे क्या था, h वॉज इक्वल टू x, राइट. तो फिर आपको सब्स्टिट्यूट करना है बस. तो मैं आपको बता रही है, देखो अभी इनिशियली आपका वेलोसिटी रहेगा एट पॉइंट c, वेलोसिटी इज इक्वल टू vc, डिस्टेंस is equal to h. तो थर्ड लॉ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो v स्क्वायर माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2gh. ये हो जा vc स्क्वायर. तो vc स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन योर काइनेटिक एनर्जी, राइट. तो काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ मास इंटू vc स्क्वायर, तो दैट विल बी हाफ mass into 2gh. So we are left with mgh. So that is your kinetic energy at point C. Okay. Potential energy क्या होगा at point C? Obviously it will be 0. ठीक है, it will be 0 because it has touched the ground. Because initially जब वो object start हुआ था at point A, your kinetic energy was 0. And when it reached point C, your potential energy is 0. To understand this fact, so what we have concluded from equation 1 and equation 3rd, we can see that potential energy of the object which was at point A, that is transformed in the kinetic energy at point C. So that is why kinetic energy of a freely falling body, when it reaches the ground, it is nothing but it is a transformation towards potential energy. आपको समझा? मतलब मैं I have started the derivation, prove that वाला step by step I have forwarded. तो at point A what we have observed that initially आपका kinetic energy was 0 because initial velocity is 0. Then जैसे it proceeded further at point B and then finally at point C, what happened there? Potential energy becomes 0. तो it is clear cut said that जो freely falling object था उसका kinetic energy got transformed into potential energy. Okay students, so we are done with this exercise, and I hope the entire chapter work energy you have understood in a better way. So I think it will be that's for all. Okay, so you can proceed further, and we can do more questions on work and energy so that it will be better.